Good morning, class 7th. In SST, today we will read about new social and political groups. Page number 3. Okay. So, the study of the 1000 years between 700 and 1750 कि 700 से 1750 तक के बीच के लगभग ये जो 1000 ईयर्स के जो स्टडी है इज़ अ ह्यूज चैलेंज टू हिस्टोरियंस. वो हिस्टोरियंस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज थी. लार्जली बिकॉज ऑफ द एक्सटेंट एंड वेराइटी ऑफ डेवलपमेंट्स दैट ऑकर्ड ओवर द पीरियड. और ये चैलेंज किस वजह से थी? क्योंकि इस पीरियड में एक तो बहुत ज़्यादा तरह के डेवलपमेंट्स हुए, काफ़ी ये बढ़ा, ये पीरियड काफ़ी डेवलप्ड हुआ, इसलिए ये काफ़ी बड़ा चैलेंज था हिस्टोरियंस के लिए. एट डिफरेंट मोमेंट्स इन दिस पीरियड, और इस पीरियड में कई मोमेंट्स में न्यू टेक्नोलॉजीज़ एमर्ज्ड, कई टेक्नोलॉजीज़ का भी उदय हुआ. जैसे लाइक द पर्सियन व्हील इन इरिगेशन, इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए पर्सियन व्हील. द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, की कपड़ों की बुनाई के लिए स्पिनिंग व्हील. एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, और युद्धों में फायर आर्म्स यानी ऐसे हथियार जो तोप बंदूक होते हैं ना, इस टाइप के हथियारों का यूज़ होना. तो इस तरह की जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो भी एमर्ज हुई. न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस केम इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, कि इंडिया में कई नए फूड और बेवरेजेस भी आए. बेवरेज मीन्स पेय पदार्थ, पानी के अलावा जो भी पीने वाली चीज़ें होती हैं उनको बेवरेजेस बोलते हैं. जैसे पोटैटोज़, कॉर्न, चिलीज़, टी एंड कॉफ़ी, ये सब इंडिया में आए. रिमेंबर दैट ऑल दीज इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजीज़ एंड क्रॉप्स केम अलॉन्ग विद पीपल, कि याद रहे कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो लोगों के साथ यहाँ आई है ना, दूसरे मतलब जो बाहर से जो लोग आए उनके साथ यहाँ आई. हु ब्रॉट अदर आइडियाज़ विद देम एज वेल, और इनके साथ साथ उनके साथ जो कई आइडियाज़ भी यहाँ पे आए साथ में. सो दिस वॉज पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस. इसलिए ये जो पीरियड है ये इस तरीके से हर दृष्टि से काफ़ी चेंजेस वाला टाइम था. दिस वॉज ऑल्सो ए पीरियड ऑफ सिग्निफिकेंट मोबिलिटी, और ये जो समय है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण गतिशीलता वाला पीरियड था. काफ़ी गति हो रही थी ना, सब कुछ बस कंटिन्यूस आगे से आगे डेवलप हो रहा था, चल रहा था. ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रेवल्ड लॉन्ग डिस्टेंसेज इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि अपॉर्चुनिटी यानी अवसरों की, अच्छे अवसरों की तलाश में लोग बहुत दूरियां तय करके ट्रैवल करते थे. द सब कॉन्टिनेंट कंटेन्ड इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटीज़ फॉर पीपल टू कार्व अ फॉर्च्यून. और ये जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेल्थ भी था, यानी धन संपदा भी थी, और कई ऐसी पॉसिबिलिटी यानी कई संभावनाएं थी लोगों को अपना फॉर्च्यून यानी अपना भाग्य, यहाँ पे अच्छा भाग्य बनाने की. वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पॉर्टेंट इन दिस पीरियड वर द राजपूत्स, कि इस पीरियड में एक ग्रुप लोगों का, एक ग्रुप जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हुआ वो था राजपूत. अ नेम डिराइव्ड फ्रॉम राजपुत्रा, ये राजपूत जो शब्द है वो राजपुत्र से लिया गया है. इसका मतलब होता है द सन ऑफ अ रूलर. बिटवीन द 8th and 14th centuries, the term was used more generally to address a group of warriors who claimed क्षत्रिय कास्ट स्टेटस. और ये जो राजपुत्र जो शब्द है ये 8th से 14th सेंचुरी के बीच में एज ए वॉरियर्स होते हैं ना, योद्धा लोग, उनके लिए यूज़ होता था, जो कि क्षत्रिय कास्ट जो उनका स्टेटस था. द टर्म इंक्लूडेड नॉट जस्ट रूलर्स एंड चीफटेन्स, और ये जो शब्द है वो ना सिर्फ रूलर्स और जो कोई सरदार होते हैं उनके लिए यूज़ होता था, बट ऑल्सो सोल्जर्स एंड कमांडर्स हु सर्व्ड इन द आर्मीज ऑफ वेरियस मोनार्क्स ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट. कि मोनार्क्स थे ना जो तानाशाह राजा, उनके लिए जो आर्मी में फ़ौज में सेवा करते थे, जैसे सोल्जर्स, कमांडर्स, उन सब के लिए भी ये जो टर्म है ये वर्ड यूज़ होता था. द शिवैलरिक कोड ऑफ कंडक्ट, extreme valor and a huge sense of loyalty were the qualities attributed to the Rajputs by their poets and bard. कि उनके कवियों या फिर जो शायर होते हैं उनके द्वारा इनकी क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं. कि एक तो इनका एकदम कोड ऑफ कंडक्ट यानी रूल्स का एक सेट होता था जो ये फॉलो करते थे, मतलब बिल्कुल कायदे कानून से रहने वाले लोग थे. और एक्सट्रीम वैलोर यानी इनमें बहुत ही साहस था, बहुत ही निर्भीक और साहसी थे.
और सेंस ऑफ लॉयल्टी यानी वफादारी, ये सब इनकी क्वालिटीज़ बताई गई हैं. अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज द मराठाज, सिख्स, जाट्स, अहोम्स एंड कायस्थ ऑल्सो यूज्ड द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द टाइम टू बिकम पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट. कि कुछ और ग्रुप्स जैसे मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ ये भी अपॉर्चुनिटीज़ को काफ़ी इनका फ़ायदा उठाते थे, मौक़ों का अपने आप को पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट यानी इम्पॉर्टेंट बनाने के लिए. थ्रू आउट दिस पीरियड, कि इस पूरे पीरियड के दौरान देयर वॉज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, अ चेंज फास्टर एंड मोर कम्प्लीट इन सम एरियाज दैन इन अदर्स. और इस पीरियड में एक चेंज और क्या हुआ कि जो फॉरेस्ट हैं वो क्लियर होने लगे और एग्रीकल्चर है वो बढ़ने लगी, है ना. खेतों को हटा के जंगलों को साफ करके खेती के लिए ज़मीन वहाँ पे वो बनाई जाने लगी. और एक एरिया के बजाय दूसरी एरिया में, मतलब ज़रूरी नहीं कि ये सारी जो चेंजेस है हर जगह एक जैसे हो रहे थे, बल्कि कहीं पे कम कहीं ज़्यादा, कहीं फास्टर हो रहे थे कहीं नहीं हो रहे थे. चेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स्ड वेरियस फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट. और उनके हैबिटेट यानी उनका जो निवास स्थान है, उनकी जो रहने की जगह, उनमें भी चेंजेस होने लगे. तो जो फॉरेस्ट ड्वेलर यानी फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे वो वहाँ से माइग्रेट होने लगे, जाने लगे. अदर्स स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकेम पीजेंट्स. और कुछ दूसरे लोगों ने ज़मीन को बोना शुरू कर दिया और वो किसान बन गए, पीजेंट्स बन गए. दीज न्यू पीजेंट ग्रुप्स ग्रेजुअली स्टार्टेड टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय रीजनल मार्केट्स, चीफ्टेंस, प्रेस्ट्स, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स. और ये जो नया पीजेंट ग्रुप बना था वो भी किन किन से प्रभावित होने लगा? रीजनल मार्केट से, चीफ्टेन से, है ना, ये पुजारी वगैरह जो है, मंदिर, मठ, इनसे. दे बिकेम अ पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी. और फिर वो धीरे धीरे ये जो बड़ा कॉम्प्लेक्स समाज था इसका हिस्सा वो बनने लगे. एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस एंड ऑफर गुड्स एंड सर्विसेज टू द लोकल लॉर्ड्स. और फिर बाद में उनको भी जो लोकल लॉर्ड्स थे वहाँ के, या जिनको कह सकते हैं मालिक थे, उनको टैक्स चुकाना पड़ा और या फिर गुड्स यानी सामान या सर्विस ऑफर करनी पड़ती थी. एज अ रिजल्ट ग्रेट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस एमर्ज्ड अमंगस्ट पीजेंट्स. तो इस तरीके से जो पीजेंट्स थे उनमें इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस आने लगे, असमानताएँ आने लगी. सम पजेस्ड मोर प्रोडक्टिव लैंड, कि कुछ के पास ज़्यादा प्रोडक्टिव लैंड थी. अदर्स ऑल्सो मेंटेन्ड कैटल, और कुछ कैटल यानी पशु वगैरह भी रखते थे. एंड सम कंबाइंड आर्टिसनल वर्क विद एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ड्यूरिंग द लीन सीज़न. लीन सीज़न मतलब जब खेती नहीं हो, भी पूरे 12 महीने तो फसलें नहीं होती ना, तो जब ऐसा कोई टाइम जब खेती नहीं हो रही हो, बीच में जब फ्री टाइम होता था उनका, तब वो लोग कहीं आर्टिसनल यानी कोई कारीगरी, कोई कला कोई काम उनमें आता हो तो वो भी कर लेते थे, कलाकारी वाला. एज सोसाइटी बिकेम इंक्रीजिंगली डिफ्रेंटिएटेड, कि जैसे जैसे समाज जो है वो उसमें ये डिफरेंस यानी असमानताएँ इंक्रीज़ होने लगी. पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातीज़ और सब कास्ट. तो जो लोग हैं वो जाति या फिर सब कास्ट में बंटने लगे, डिवाइड होने लगे. एंड रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड्स एंड देयर ऑक्यूपेशन. और ऑक्यूपेशन और उनके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग उनको रैंक पोजीशंस मिलने लगी. रैंक्स वर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली, कि हालांकि जो रैंक्स थी वो परमानेंटली फिक्स नहीं थी. एंड दे वेरीड अकॉर्डिंग टू द पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द जाति. और ये जो परमानेंटली ना होके पावर के अकॉर्डिंग उनका जितना जैसा प्रभाव था, है ना, और जितने रिसोर्सेज पे उनका कंट्रोल था उनकी जाति का, उसके अकॉर्डिंग थी. द स्टेटस ऑफ द सेम जाति यूज्ड टू वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया. और एक ही जाति के लोगों का स्टेटस जो है वो अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह का था. जातिज फॉर्म्ड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स. कि उनके मेंबर्स के बीच में सारा प्रबंध व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर जाति के अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते थे. दीज रेगुलेशंस वर एनफोर्स्ड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स. और ये जो रूल्स रेगुलेशंस है किसके द्वारा लागू किए जाते थे? एक बड़े लोगों की, एल्डर्स की एक असेंबली के द्वारा. डिस्क्राइब्ड इन सम एरियाज एज द जाति पंचायत, जिनको कि कुछ एरिया में जाति पंचायत कहा गया है. बट दीज जातीज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेजेस. लेकिन इन जातियों को उनकी जो पर्सनल रूल्स रेगुलेशन है उनके अलावा जो विलेज के रूल्स हैं वो भी
फॉलो करने की ज़रूरत उनको पड़ती थी। सेवरल विलेजेस वर गवर्न्ड बाय अ चीफटेन, और कुछ जो गांव है वो चीफटेन यानी वो गांव का या उस कबीले का सरदार उसके द्वारा गवर्नड होते थे। टुगेदर दे वर जस्ट वन स्मॉल यूनिट ऑफ अ स्टेट, ये कह सकते हैं कि ये जो थे विलेजेस वो स्टेट की एक स्मॉल यूनिट थे। तो स्टूडेंट्स, रीजन एंड एम्पायर ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इट्स इनफ फॉर टुडे, रीड द चैप्टर अगेन। ओके।